अयोध्या के राम मंदिर में सागौन की लकड़ी का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी और लकड़ी का क्यों नहीं। वीर सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं दे पा रही सरकार, और हवाई जहाज का पेंट हवाई जहाज से भी ज्यादा भारी क्यों होता है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 5 दोस्तों, अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर की तारीफ दुनिया भर में की जा रही है। अब तो इस मंदिर के बनने का काम भी लगभग पूरा होने वाला है, लेकिन इस मंदिर को बनाने में ज्यादातर इस्तेमाल सागौन की लकड़ी का ही किया जा रहा है। नेपाल से शालिग्राम पत्थर आने के बाद अब महाराष्ट्र के चंद्रपुर और गढ़चिरौली से सागौन की लकड़ी अयोध्या लाई जा रही है। इसका इस्तेमाल मंदिर के दरवाजे और दूसरे कामों में किया जाएगा। पर सवाल ये आता है कि ये लकड़ी ही तो है, वो कोई भी हो सकती है, पर सिर्फ सागौन की ही क्यों। अब इसे 5 पॉइंट्स में समझते हैं। पहला है कि जैसे दूसरी लकड़ियों के मौसम में खराब होने पर दीमक लग जाती है, वैसा हाल इस सागौन की लकड़ी का नहीं होता, और वो भी 500 से 600 सालों तक। दूसरा ये कि लकड़ी दूसरी लकड़ियों के मुकाबले खोखली नहीं होती, ये काफी ठोस होती है। तीसरा पॉइंट है कि इस लकड़ी पर मौसम का कोई असर नहीं दिखता। जैसे और लकड़ियां सर्द मौसम में फूल जाती हैं, वैसा इसके साथ कभी नहीं होता। चौथा है, ये लकड़ी पूरी तरह से फंगस प्रूफ है। और पांचवा और आखिरी पॉइंट है कि इसकी मेंटेनेंस काफी आसान होती है। तो अब अगर आपको ये लकड़ी अपने घर में लगवानी है तो जरूर लगवाएं। नंबर 4 दोस्तों, वीर सावरकर। ये नाम आप में से कई लोगों ने बहुत बार सुना होगा। जी हाँ, ये वही है जिन्होंने देश के लिए कई योगदान दिए। इनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर है। ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी और एक राष्ट्रवादी नेता थे। और अगर हिंदू राष्ट्रवाद की बात आज की जाती है तो इसका भी क्रेडिट इन्हें ही दिया जाता है। वो एक वकील, पॉलिटिशियन, पोएट, राइटर और एक्टर भी थे। यहाँ तक कि सावरकर ने कन्वर्टेड हिंदुओं के हिंदू धर्म को वापस लौटाने के लिए भी काम किया था। उन्होंने भारत को हिंदू पहचान देने के लिए हिंदुत्व जैसा शब्द गढ़ा। अब यही चीज सोचने पर मजबूर करती है कि देश के लिए इतना कुछ करने के बाद भी सरकार इन्हें अभी तक भारत रत्न क्यों नहीं दे पाई। 2019 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी ने सावरकर को भारत रत्न देने की बात कही थी, जो अभी तक नहीं मिला है। तो भाई लोग, ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसके लिए प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति से सिफारिश करनी होती है। लेकिन जहां बात सावरकर की आती है तो उन्हें भारत रत्न देने के लिए किसी से भी किसी भी तरह की कोई सिफारिश की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि उन्हें ये भारत रत्न कब दिया जाएगा। बाकी 2019 में भारत रत्न आखिरी बार दिया गया था। इसके अगले 4 साल तक ये पुरस्कार किसी को नहीं मिला। नंबर 3, दुनिया में कई लोग प्लेन में सफर जरूर करते हैं, पर एक बात जो कभी लोगों के दिमाग में नहीं आती, और वो ये है कि प्लेन के इतना भारी होने के पीछे इसका पेंट भी एक वजह हो सकता है। जी हाँ, असल में प्लेन से ज्यादा भारी इसका पेंट होता है। अब ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि एक प्लेन को पेंट करते वक्त इसके ऊपर प्राइमर के अलावा ओरिजिनल पेंट की 2 से 3 लेयर चढ़ाई जाती है, जिसकी वजह से इसका वजन बढ़ जाता है। और क्योंकि ये गीला होता है तो इससे लेयर की थिकनेस ज्यादा बढ़ जाती है, और इसी वजह से प्लेन के पेंट का वजन 1000 किलो के आसपास पहुंच जाता है। प्लेन किसी भी नॉर्मल बस से 6 गुना ज्यादा बड़ा होता है। यहाँ तक कि इसके विंग्स का फैलाव भी 40 मीटर से ज्यादा होता है। प्लेन की टोटल लेंथ 60 मीटर से ज्यादा होती है, और इतने बड़े प्लेन को उड़ाने के लिए 1 लाख हॉर्स पावर वाला इंजन ही काम आता है। और ये इंजन भी भारी होता है, यानी कि वजन और भी ज्यादा बढ़ गया। अब इसमें डालने वाला फ्यूल का वजन भी 18,000 किलो तक होता है। और अब अगर बात की जाए पूरे प्लेन की, तो एक खाली प्लेन का वजन 2,31,000 पाउंड के आसपास होता है। और इसमें पैसेंजर्स के साथ साथ सामान भी है, तो इसका वजन 8,36,000 पाउंड तक पहुंच जाता है। आमतौर पर एक प्लेन का वजन 10,000 से 1 लाख पाउंड के बीच होता है। नंबर 2, इंडिया के चोर बाजार पैसों के मामले में आखिर कितने बड़े हैं, कभी सोचा है? तो भाई, इंडिया में दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका जैसी और भी कई सिटीज में 15 से भी ज्यादा चोर बाजार हैं। और अगर बात करूं महाराष्ट्र के चोर बाजार की, तो सिर्फ यहीं पर 5 से 6 चोर बाजार हैं, जहां सारी चीजें सस्ती नहीं बल्कि सस्ते से सस्ते दामों में मिल जाती हैं। यहाँ सेकंड हैंड सामान होने की वजह से सारे सेलर्स इन सामान पर 50% तक का प्रॉफिट भी कमाते हैं। ये प्रॉफिट इतना ज्यादा है कि मार्केट में अभी अभी आए स्टार्टअप्स भी इनका रेवेन्यू देखकर शर्मा जाएं। दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर के चोर बाजार इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए काफी फेमस हैं, और इसमें से दिल्ली का चांदनी चौक अकेले ही 30 से 40 लाख का प्रॉफिट जनरेट करता है। और ऐसा कैसे? तो ऐसे कि यहाँ 50,000 से भी ज्यादा दुकानें हैं। जी हाँ, यहाँ खाने पीने की चीजों से लेकर हर तरह की सेकंड हैंड चीजें इसी मार्केट में मिलती हैं, और हर दिन लाखों लोग शॉपिंग करने आते हैं। और अगर माहौल शादी का हो तो भाई, ये जगह पूरे दिल्ली वालों के लिए पाँव रखने के लायक भी नहीं मानी जाती। बाकी क्या आप कभी चांदनी चौक गए हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 1, रमजान का महीना है और इफ्तार पार्टियों की महक अभी से आने लगी है। जी हाँ, लेकिन इसका इतिहास काफी पुराना है। आजादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार इफ्तार पार्टी रखी। कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी के संस्थापकों ने, एक अटल बिहारी वाजपेयी ने भी पीएम रहते हुए 2 बार इफ्तार पार्टी का न्योता दिया। कुल मिलाकर इफ्तार पार्टी को नेताओं के राजनीतिक हथियार से भी जोड़ा गया है, और कई बार राजनीति में इनका गहरा असर दिखा। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के जंतर मंतर रोड पर पहली बार इफ्तार पार्टी का ऑर्गेनाइज
ऑर्गेनाइज किया था। कहा जाता है कि इसके पीछे उनका मकसद मुस्लिमों के डिवाइडेशन के दर्द से उबारने के साथ साथ उनके अंदर आत्मविश्वास जगाना था। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने पीएम रहते हुए इफ्तार पार्टी बंद कर दी। इसके बाद नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने इफ्तार पार्टी रखी और इनके लिए कहा भी जाता है कि उन्होंने ये फैसला मुस्लिमों के बीच बैलेंस बरकरार रखने के लिए किया था। और इसके बाद उत्तर प्रदेश में हेमवती नंदन बहुगुणा ने साल 1974 में सीएम रहते हुए इफ्तार पार्टी की शुरुआत की। यूपी में आगे चलकर सीएम हाउस में ये परंपरा बन गई। हालांकि यूपी में अभी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी मुख्यमंत्री की जर्नी में एक बार भी इफ्तार पार्टी का आयोजन नहीं किया है। उन्होंने इस परंपरा को तोड़ते हुए कन्या पूजन किया। लेकिन उनसे पहले यूपी में बतौर सीएम मुलायम सिंह यादव, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, मायावती और अखिलेश यादव सीएम हाउस पर इफ्तार पार्टी देते थे। और तो और राष्ट्रपति भवन में भी इफ्तार पार्टियां होती थी। लेकिन जब एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इस पर रोक लगा दी। उनके पद से हटने के बाद प्रणब मुखर्जी और प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रपति भवन में दोबारा इफ्तार पार्टी देने की परंपरा को शुरू किया। और साल 2017 में राष्ट्रपति के रूप में प्रणब मुखर्जी ने जब अपनी आखिरी इफ्तार पार्टी दी थी तो उस वक्त मोदी मंत्रिमंडल के सभी सदस्य नजर नहीं आए थे। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इस पार्टी के पीछे पॉलिटिकल कनेक्शन काफी रहा है।